हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश कुमार गुप्ता। और अब तक के सेशन के अंदर हम चैप्टर 7 और 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर जो है वो है चैप्टर 8। आज हम चैप्टर 8 के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर 8 ये कहता है कि जो समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी और या आए दिन हमें देखने को मिलता है कि शांति भंग करने जैसे काम करते हैं, या उनसे हमें ऐसी आशंका रहती है कि ये किसी न किसी बात पर बिगड़ जाएंगे और शांति भंग कर देंगे, लड़ाई दंगा कर देंगे, माहौल खराब कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में सीआरपीसी के चैप्टर 8 में ये कहा गया है कि इनसे सिक्योरिटी ली जाएंगी, इनसे पीस मेंटेन करने के लिए और इनके गुड बिहेवियर के लिए। तो ये कहा गया है हमारे चैप्टर 8 में, जिसका नाम है सिक्योरिटी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। मतलब परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति चैप्टर 8 के अंदर दिया गया है। मतलब हम आए दिन देखते हैं कि मजिस्ट्रेट के यहाँ सिटी ये स्पेशली ये चैप्टर फोकस करता है सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ के लिए। सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ हम आए दिन देखते होंगे, और जो ऐसे लोग जो प्रैक्टिस में है इस समय, एडवोकेट है, किसी न किसी तहसील में या कचहरी में या कहीं भी एक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो देखते होंगे एक साथ 17 के मामले और एक धारा 151 सीआरपीसी के मामले आए दिन आते रहते हैं, जिसमें कोई गली में शराब पीकर हुल्ला गदर कर रहा था तो उसको उठा के ले गए, या कोई झगड़ा हो गया छोटा मोटा, जिससे भी ऐसे कोई भी काम जिससे समाज की शांति भंग होने की संभावना होती है, उसको इस चैप्टर के तहत प्रिवेंट किया गया है। तो इस चैप्टर के साथ में हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला सेक्शन है सेक्शन 106, सेक्शन 106। दो सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति। मतलब ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषित किया गया है, तो अब उस व्यक्ति से इस बात का हम बॉन्ड लेंगे, सिक्योरिटी श्योरिटी लेंगे कि वो अपनी शांति, वो उस जगह पर शांति बरकरार रखेगा। ये सेक्शन 6 कहता है, 106 कहता है, मतलब 106 कहता है। तो इसमें इसका जो सब सेक्शन 1 है वो ये कहता है कि कोई भी सेशन न्यायालय या जीएम जीएम फर्स्ट क्लास इस सेक्शन की उपधारा जो 2 में जो अपराध दिए गए हैं उनके तहत किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देते हैं या दिया जाता है, या उसने जो सबसेक्शन 2 में जितने भी अपराध किए गए हैं उनमें से कोई भी करता है या करने की कोशिश करता है या प्रयत्न करता है, तो उस व्यक्ति से या उनको करने का दुष्प्रेरण करता है, तब न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति घर जाके सीधे बैठने वालों में से नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो गलत जरूर करेगा जिससे समाज की शांति खराब होगी, न्यूसेंस पैदा होगा। तो न्यायालय की ये राय हो जाती है, और न्यायालय को ये जब विश्वास हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे हम दोषी ठहराते हैं, तब न्यायालय उस व्यक्ति से परिशांति कायम रखने के लिए, मतलब इस बात के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ घर जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद कोई गदर नहीं करो, कोई दुनियादारी नहीं फैलाओ, उस व्यक्ति से सिक्योरिटी और श्योरिटी के तहत में बॉन्ड लेते हैं, जिसमें कम से कम जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की हो सकेगी और इतनी होगी जितनी मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगेगी। ये बॉन्ड लेने की प्रक्रिया के बारे में 106 में बताया। अब जो बॉन्ड जो लिया जाएगा उसमें सिक्योरिटी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है जो भी मजिस्ट्रेट साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनके विवेक के ऊपर। और वो जिसमें जितनी भी जो इसकी म्याद है, मतलब अवधि है, वो 3 साल से कम की रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी ये नहीं बताया गया है। वो मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर डिपेंड करता है, उन्हें लगता है कि 6 महीने के लिए, या उन्हें लगता है पूरे 3 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें थोड़ा सा नोट कर लेते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेशन जज, सेशन न्यायालय या
जी हम फर्स्ट क्लास उपधारा 2 के अपराधों में से किसी के लिए, मतलब इसी सेक्शन की उपधारा 2 जिसके बारे में अभी हम देखेंगे कौन कौन से अपराध दिए गए हैं उसके बारे में कहा है, स्पेशली उपधारा 2 के अपराधों के लिए। और वो सारे अपराध हैं जिससे कि किसी भी सोसाइटी की जो शांति है, जो पीस, जहाँ का पीस मेंटेन हुआ है, वो पीस डिस्टर्ब हो जाए, वो सारी धाराएं हैं जिसका सेक्शन 2 में अभी हम आगे देखेंगे। या ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए, मतलब इसमें दुष्प्रेरण ये ऐसा नहीं है कि आप खुद ही शांति भंग कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पड़ोसी से कहते जाओ तुम सड़क पे आज शराब पी के हल्ला कर दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो इसमें जो दुष्प्रेरण है इसके लिए भी आपसे बॉन्ड लिया जा सकता है कि आप किसी को उकसाओगे नहीं, ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ये सारी चीजें दुष्प्रेरण क्या क्या होता है वो सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाते हैं, उसको भी देखते हैं। सिद्ध दोष ठहराता है तब न्यायालय न्यायालय की राय में आवश्यक है। जब न्यायालय को ये महसूस होता है कि हाँ यार ये ले लेना चाहिए, इनसे हमें बॉन्ड ले लेना चाहिए कि आप घर जाके ऐसा कोई ड्रामा पैदा नहीं करोगे जिससे लोगों की शांति, जो सोसाइटी की शांति है, जो समाज की शांति है, वो भंग नहीं होगी, नहीं करोगे, इन सब के लिए न्यायालय को जब आवश्यक लगता है परिशांति कायम रखने के लिए व्यक्ति से प्रतिभूति ली जाए। अब जो प्रतिभूति ली जाएगी उसकी जो अवधि बताई गई है, जो 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष से कम इतनी समय के लिए होंगी जितनी न्यायालय को, जितनी मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगती है, उतने 3 वर्ष से कम उतनी अवधि जितनी न्यायालय को ठीक लगे। तब परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिबिंब सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करे। ये कहा गया है 106 के सब सेक्शन में। अब 106 के सब सेक्शन में जो हम यहाँ पर हमने पढ़ा था कि उपधारा 2
ये उपधारा 2 में जो अपराध दिए गए हैं उसके बारे में अब देख लेते हैं। उपधारा 2 में, उपधारा 2 जो कहती है कि उपधारा 2 में दिया गया है आईपीसी की चैप्टर 8 में जितने भी अपराध दिए गए हैं उसमें से, अब इसमें जो अपराध दिए गए हैं उसमें 153 ए, बी और 154 के अलावा चैप्टर 8 में इन 3 धाराओं को छोड़कर कोई भी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए 106 के तहत प्रतिभूति और बॉन्ड पर देना पड़ेगा। बी में कहा है कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग या रिष्टी। सी में कहा है आपराधिक अवित्रास, और डी में कहा है कि शांति भंग से संबंधित इन अपराधों के अलावा भी अगर आप कोई अपराध करते हो जो शांति भंग से संबंधित है तब भी आपको धारा 106 के तहत प्रतिभूति देनी पड़ेगी, बॉन्ड देना पड़ेगा, और उसमें जो भी समय होगा, ड्यूरेशन होगी, कितने के बॉन्ड होंगे, ये सारी चीज न्यायालय जैसा ठीक समझे वैसा कहेगा और आपको देना पड़ेगा। शांति भंग से संबंधित अन्य कोई अपराध। अब 3 में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, उनसे बॉन्ड ले लिए जाते हैं, तब उस व्यक्ति के उस दोष सिद्धि के खिलाफ अगर कोई अपील की जाती है और वो अपील स्वीकार हो जाती है, उसमें उनकी दोष सिद्धि हट जाती है, तो जो बॉन्ड उन्होंने जो दिए हैं हमने 106 में 106(1) के तहत जो बॉन्ड दिए वो उसी समय से शून्य हो जाएंगे। मतलब अपील पर पास होने पर वनपत्र शून्य हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है, उसके खिलाफ अगर दोष सिद्ध के खिलाफ हम आगे अपील कर देते हैं और उस अपील हमारे पक्ष में आ जाती है, तो हमने जो बंद पत्र दिए हैं वो उसी समय से जैसे ही वो हमारे पक्ष में अपील होती है वो तभी से शून्य मान लिए जाएंगे। अब जो अपील कर रहे हैं, ये अपील जो है ना, इस अपील को न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की जो शक्ति है उसके तहत इस अपील की सुनवाई की जाएगी और देखी जाएगी। अपील पुनरीक्षण शक्ति द्वारा किया जाएगा। अब धारा 107 जो कहती है कि अब ये तो वो हो गया कि प्रशांति कायम करने के लिए, अब इसके अलावा अन्य परिस्थितियों में व्यक्ति से कब प्रशांति कायम करने के लिए और इस प्रतिभूति ली जाए, दशाओं में प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति, मतलब अब अन्य दशाएं क्या होंगी। अब ऐसी कोई दशा है जिसके बारे में जो धारा 106 के अंदर नहीं आती, तो उसके अलावा जो भी दशाएं हैं तो इस दशा उन दशाओं के बारे में प्रतिभूति लेने के लिए, मतलब मजिस्ट्रेट साहब को ये कोई सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति प्रशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विशुद्ध करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे संभव है कि उस जगह की जहां वो रहता है उस जगह की लोक शांति भंग हो जाएगी या विशुद्ध हो जाएगी, और यदि उसकी राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है। मतलब उन्हें सूचना मिली कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि सूचना मिलती है कि
मजिस्ट्रेट साहब को कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे लोक शांति भंग हो जाए या जो पब्लिक है वो उससे डिस्टर्ब हो जाए, और उसके खिलाफ ऐसे आधार मिल जाते हैं कि पर्याप्त आधार हमें लगते हैं कि हाँ इसके खिलाफ हमें कार्रवाई करनी चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के पश्चात उसको वो कारण देखने के सहित दर्शित करने के 1 वर्ष के लिए, कि कम से कम 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट साहब को ठीक लगे वो उतनी अवधि के लिए उसे परेशानी कायम करने के लिए पृथ्वी को सहित और बिना बंद पर निष्पादित करने का आदेश क्यों ना दें, ऐसा एक आदेश दे सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों ना दिया जाए, कि आप ये बताएं कि हम आपको ऐसा नोटिस क्यों ना दें। कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना मिलने पर कि ऐसा होगा जिससे परिशांति भंग की संभावना है, तब उस व्यक्ति से एक वर्ष तक की अवधि के लिए एक वर्ष की जितनी न्यायालय उचित समझे पृथ्वी सहित या रहित बंद पत्र निष्पादन का आदेश दे सकता है। मतलब ऐसी कोई दशा है जिसके बारे में हमें, मतलब मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि हाँ इस व्यक्ति से प्रशांति भंग हो सकती है, ये कर सकता है, ये ऐसा कुछ भी कर सकता है जिससे जो पब्लिक पीस है वो मेंटेन ना होकर डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उस व्यक्ति से मजिस्ट्रेट साहब 1 साल से के अंदर अंदर की अवधि के लिए, 1 साल से अधिक की नहीं होगी, और 1 साल में वो कितनी भी हो सकती है, इसका डिसीजन मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर रहेगा। बंद पर निष्पादन के लिए कहा जा सकता है कि आप अपना एक जमानती बॉन्ड पेपर लाके बॉन्ड लाकर दीजिए, और वो बॉन्ड सिक्योरिटी सहित हो या ना हो, ये पूरी कंडीशन मजिस्ट्रेट साहब की इच्छा पर निर्भर करती है। अब धारा 108 में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों से बंधपत्र जो राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के द्वारा सदाचार के लिए उनसे बंधपत्र लेना है। मतलब ऐसे कोई व्यक्ति जो राजद्रोह के लिए बातें करते हैं और जिससे लगता है कि ये इनकी बातों से शांति भंग हो सकती है, तो ऐसे लोगों से हम बंधपत्र किस धारा में और किस आधार पर लेंगे, ये बताया गया धारा 108 में। सेक्शन 108 राजद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से
सदाचार के लिए प्रतिभूति। मतलब अब ऐसे लोगों से प्रतिभूति लेनी है जो कि राज के खिलाफ, ऐसा कोई कहते हैं जो सिडिएशन की मैटर्स में आता है, सिडिएशन की कंडीशन में आता है कि हाँ इससे राजद्रोह फैल सकता है इन लोगों से, कि हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है प्रतिभूति की मांग कर सकते हैं। नंबर 1, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपनी अधिकारता के अंदर, अपनी अधिकारता के अंदर या बाहर ये सूचना मिलती है कि नंबर 1, कोई व्यक्ति लिखित या मौखिक या लिखित द्वारा ऐसी बातों को फैला रहा है जिससे राजद्रोह होने की बातें फैला रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से लिखित या मौखिक फैला रहा है या प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है। अर्थात मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी बात फैलाता है जो राजद्रोहात्मक की स्थिति में आती है, जिससे ये लगता है कि शांति भंग हो जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति से हमें सदाचार के लिए प्रतिभूति लेनी है। तो अब वो जो बातें फैला रहा है, चाहे वो लिखित मौखिक फैलाए, चाहे वो लिखित फैलाए, या वो फैलाने का प्रयत्न करे या दुष्प्रेरण करे कि मैं नहीं फैलाता तो मैं चलो दूसरे से फैलवा देता हूँ, ये सारी करता है। मतलब इसका क्या हुआ कि आईपीसी अर्थात आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए और बी और 295 ए के अधीन दंडनीय है। नंबर बी में कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी मजिस्ट्रेट के बारे में, जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे या जब जजमेंट कर रहे थे, जब अपने काम कर रहे थे, उस दौरान उस चीज उनके बारे में कोई आपराधिक अभित्रास करता है या मानहानि की कोटि में आने वाला कोई अपराध करता है, तब न्यायाधीश के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है, तब आपराधिक अभित्रास
कोटि में आती हैं, ऐसा कुछ करता है, तब भी ऐसे व्यक्ति से हम सिक्योरिटी और श्योरिटी लेने के लिए रहेंगे, जो कि 1 वर्ष से अनधिक इतनी अवधि के लिए जितनी न्यायालय उचित समझे, प्रतिभूति सहित या रहे। अब धारा 109 में कहा गया है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है उनसे, हैबिचुअल ऑफेंडर से हम शांति कायम रखने के लिए, सदाचार के लिए, शांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति लेने के बारे में 109 में बताया गया। मतलब जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर है, कि जैसे मान लीजिए किसी ने सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब ऐसे संदिग्ध व्यक्ति, जो कि हमें ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिनके ऊपर हमें शक हो रहा है और वो कोई संगीन अपराध कर सकते हैं, मतलब ऐसा संगीन व्यक्ति जो संगीन अपराध कर सकता है और अपने आप की पहचान छुपा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी हम 1 साल से कम अवधि के लिए, जितनी न्यायालय ठीक समझे, बंदपत्र प्रतिभूति सहित और रहित, मतलब साथ में बंदपत्र निष्पादन करने के लिए कहेंगे, चाहे उसमें सिक्योरिटी श्योरिटी हो या ना हो, दोनों स्थिति में। ये 109 कह दिया। अब 110 में ये कहा गया है, मतलब 109 व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो संगीन अपराध कर सकता है और ऐसी जगह में आके बैठ गया है कि वो अपनी उपस्थिति छुपा ले, और छुपाने के पीछे का उसका रीजन यही है कि वो कहीं ना कोई संगीन अपराध करना चाहता है। अब ऐसे व्यक्ति से हम बंदपत्र, उसके सदाचार के लिए बंदपत्र ले सकते हैं, और ये बंदपत्र कम से कम 1 साल की अवधि के लिए होगा, और इसमें सिक्योरिटी है या नहीं है, ये सारी चीज न्यायालय के विवेक पे रहेगी। अब इसके बाद धारा 110 कहती है कि ऐसे व्यक्ति जो आदतन अपराधी ही, मतलब कहते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो उन व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति, अभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये इत्तला मिलती है कि फला जगह पे कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो हैबिचुअली ऑफेंडर है, मतलब आए दिन की अगर मोहल्ले में कहीं चोरी हो गई तो उस व्यक्ति को पकड़ो, उसे पता होगा, उसी की होगी, ऐसी वाली स्थिति है, जिसका एक तरीके से नेचर ही चोरी करने का है, जिसमें उन्होंने दे रखा है कि ऑप्शन ए, कोई लुटेरा है, गृहभेदक है, चोर है या कूट रचना करता है। नंबर बी में उन्होंने कहा है कि चुराई हुई संपत्ति को चुराई जानते हुए अपने पास रखता है, प्राप्त करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पता है ये सामने वाली संपत्ति जो मेरे पास लेके आया है वो चुराई हुई है, वो जान पूछ के उसे रख रहा है। तब नंबर सी कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है और उसे इस बात की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि सामने वाला व्यक्ति चोर है, उसको अपने पास चोरी करने के बाद उसको छुपाता है, उसे संरक्षण देता है, और उसकी जो चुराई हुई संपत्ति है उसे छुपाने में और उसको सेट करने में, मतलब उसका ठिकाना लगाने में उसकी सहायता देता है। ये
नंबर डी में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति किसी को अपहरण करने में, किडनैपिंग करने में, उद्यापन करने में और छल या रिश्ती करने में सहायता करता है। यह चार आईपीसी की धारा 489 ए, 489 बी, 489 सी, 489 डी के अधीन दंडनीय अपराध करने कर मतलब आदतन करता है या करने का प्रयत्न करता है या उन्हें करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, और इसी की धारा डी में कहा रखा है कि ऐसा अपराध वो खुद करेगा, ऐसा कोई अपराध खुद करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या किसी दूसरे व्यक्ति को करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशी मुद्रा अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुंब पेंशन अधिनियम 1952, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अधिनियम 1955, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, विदेशियों विषयक अधिनियम 1946। नंबर इसके अलावा कहता है कि जमाखोरी या मुनाफाखोरी अथवा खाद्य और औषधि के अम्मिश्रण का भ्रष्टाचार करने के निवारण के लिए उपबंध करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है। मतलब इसकी जो भी मैंने लिस्ट बताई है, इसमें से कोई भी अपराध करता है तो ऐसे व्यक्ति से हम सदाचार के लिए बंधपत्र ले सकते हैं। नंबर सी कहती है कि ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर है कि उसका प्रतिबद्धि के बिना स्वच्छंद रहना समाज के लिए संकट में होगा। मतलब इसका 6 नंबर जो कहता है कि जो व्यक्ति है वो ऐसा खतरनाक और भयानक है कि उसको विदाउट बाइंड लिए, बिना जमानत लिए उस व्यक्ति को तो समाज में रह ही नहीं देने सकते, कि वो इतना खतरनाक है, कि इतना नोटोरियस टाइप है कि आज दिन किसी को राह चलते थप्पड़ मार के भाग जा रहा, शराब पी के हल्ला कर दे रहा, कुछ भी कर दे रहा, तो उससे हम ले सकते हैं। अब बंधपत्र, इसमें बंधपत्र भी 3 साल का होगा, 3 साल से अनधिक, 3 साल से अनधिक अवधि का होगा, जितना मजिस्ट्रेट साहब ठीक समझे। अब इसके बाद समझे, निष्पादन का आदेश आदेश दिया जाएगा। अब धारा 111 ये कहती है कि जो ये आदेश दिया गया है, आदेश का दिया जाना, अब मजिस्ट्रेट साहब जो है आदेश का दिया जाना, कोई मजिस्ट्रेट धारा 107, 108, 109, 110, ये इन धाराओं के तहत अगर किसी व्यक्ति से ये आवश्यक क्षमता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे, तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तला का सहार उस बंधपत्र की रकम जो निष्पादित किया जाना है तथा वह अवधि जिसके लिए वह परिवर्तन में रहेगा और प्रतियों की अधिक हुई हो अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा। मतलब इसे कह सकते हैं कि हम ये आपको नोटिस होगा कि आप हमें ये बताओ कि इस धारा में, इस धारा के तहत हम आपको, आप हमें बंधपत्र क्यों ना दें, ये हमें आप बताएं। ये इसमें कहा गया है। अब धारा 112 जो कहती है कि न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया, मतलब इस सब चीज हो जाने के बाद जो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित हो जाता है तब प्रक्रिया क्या होगी।
न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया। अगर व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जिसके लिए हमने बंद पत्र निष्पादित किए थे, उसे सिक्योरिटी ली थी, सब कुछ दिया था, अगर वो न्यायालय में उपस्थित हो जाता है, अगर व्यक्ति उपस्थित है तो उसे ये आदेश जो है वो पढ़ के सुनाया जाएगा। और अगर वो व्यक्ति चाहे तो उसे उसका सार भी बताया जाएगा। मान लीजिए अगर हमने उसे कोई चीज पढ़ के सुनाई है और वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है, तब हम उसको उसका पूरा सार बता देंगे, भैया कि इसमें क्या क्या है और ये क्यों है। उपस्थित है पढ़कर सुनाया जाएगा। यह सार बताया जाएगा। अब सेक्शन 113 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति उपस्थित हो गया तब तो ठीक है, उसे हमने उसके बारे में पूरा पढ़ के सुना दिया, उसे समझा दिया। अब ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में वारंट और सम्मन जारी करने की क्या प्रक्रिया होगी, इसके बारे में धारा 113 बताती है। धारा 113 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिससे अपेक्षा की हुई है और वो न्यायालय में उपस्थित होने नहीं हो पाता, तब उसके उस व्यक्ति के खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब जो है हाजिर करने के लिए एक सम्मन इशू कर देंगे कि भैया इनको सम्मन पहुंचाओ। और ऐसा व्यक्ति मान लीजिए अरेस्ट हो चुका है, किसी की अभिरक्षा में है, तब वह अधिकारी जिसकी वो अभिरक्षा में है, उस अधिकारी को न्यायालय के समक्ष लाने हेतु न्यायालय उसे वारंट इशू कर देगा। मतलब अगर अभिरक्षा में है तो वारंट होगा और अभिरक्षा में नहीं है तब सम्मन होगा, ये धारा 113 कहती है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जो उपस्थित नहीं है, मतलब हाजिर होने में उपेक्षा करता है, हाजिर होने में उपेक्षा करता है, इनके लिए मजिस्ट्रेट साहब सम्मन इशू करेंगे। कोई व्यक्ति अभिरक्षा में है, अभिरक्षा में है, तब हाजिर करने के लिए वारंट जारी होगा। बस सिंपल सी बात है इसमें। लेकिन लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे गिरफ्तारी के बिना ऐसी परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी करना आवश्यक है, बिना गिरफ्तारी के जो शांति भंग है उसे हम रोक ही नहीं सकते, तब तब वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी समय वारंट दे सकते हैं। प्रोवाइडो है कि किसी व्यक्ति की
तुरंत गिरफ्तारी के बिना ऐसे परिशांति भंग करने का निवारण नहीं किया जा सकता, तब वह मजिस्ट्रेट उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी समय वारंट जारी कर सकेगा। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित नहीं है और उससे ये संभावना नहीं है कि हाँ, कि अब ये ज़्यादा आगे कुछ करेगा, उससे संभावना कम है, उससे गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है, तब तो उसके खिलाफ हम सिंपल एक सम्मन इशू कर देंगे। पहली चीज़, अगर व्यक्ति मान लीजिए परिशांति भंग की कंप्लेंट पर 112 पे फ़ोन हुआ है कि हाँ भाई मोहल्ले में गदर हो गया, हमारी कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा गदर हो गया, 112 किसी व्यक्ति को उठा के ले आई, अब वो व्यक्ति हमारे अभिरक्षा में है किसी अधिकारी के, तब ऐसी सूचना मिलने पर कि व्यक्ति अभिरक्षा में है, तब मजिस्ट्रेट साहब उसे हाजिर करने के लिए वारंट इशू कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोवाइडो ये दिया गया है कि अगर मान लीजिए किसी कॉलोनी में पंगा हुआ और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने पंगा किया है या शांति भंग किया है, कि उसको पकड़े बिना, उसको अभिरक्षा में, उसको तुरंत गिरफ्तार किए बिना उस शांति भंग को नहीं रोका जा सकता है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसी समय उसके लिए तुरंत वारंट कर सकते हैं, ये प्रोविजो कहता है। धारा 114 ये कहती है सम्मन या वारंट के साथ आदेश की वृत्ति। मतलब धारा 114 में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है, जो हम सम्मन या वारंट किसी व्यक्ति को इशू करेंगे, उसमें जो हमारा आदेश है, जिसके तहत हम तुमसे ये कह रहे हैं कि आप सिक्योरिटी श्योरिटी और बॉन्ड पत्र लेके दीजिए, उसकी एक प्रति आपको देनी पड़ेगी, ये धारा 14 कहती है। धारा 115 कहती है कि अगर व्यक्ति को हाजिरी से उन्मुक्त कर दिया जाए, मतलब उसके पास हाजिरी से उन्मुक्त करने के पर्याप्त कारण है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एजेड है या महिला है या उसको चोट लगी है या शारीरिक रूप से आ नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर होने से अगर उन्मुक्ति दे देता है, तो वो व्यक्ति अपनी हाजिरी से उन्मुक्त समझा जाएगा और उस व्यक्ति की हाजिरी जो है उसके प्लीडर द्वारा होने की अनुज्ञा दे सकता है कि आप ना आकर अपने वकील साहब को भेज दीजिए, ये धारा 115 कहती है। अब धारा 116 ये कहती है कि जो जिस इत्तला पर इतनी सब कुछ हुआ है कि हमें किसी ने ये सूचना दी है धारा 115 के 116 में कि हमारी कॉलोनी में ये झगड़ा हो गया है, हमारी कॉलोनी में ये शांति भंग हुई है, तो उस पूरी सूचना की जो जांच है वो धारा 116 के तहत कराई जाएगी। अब इस धारा 116 में जांच कराने के बाद जो अब धारा 116 में जब जांच हो जाती है, अब जांच अगर सही बैठ जाती है, तब धारा 117 के अंदर हम उस जांच के साबित होने पर, और ये आवश्यक है कि प्रतियों सहित या रहित बंद पर दे तो मजिस्ट्रेट आदेश देगा। मतलब धारा 117 प्रतिभूति देने का आदेश।
धारा 116 की जांच धारा 116 की जांच से साबित हो जाता है कि आवश्यक है पृथ्वियों सहित या रहित बंद पत्र दे, तो मजिस्ट्रेट साहब आदेश देंगे। मतलब धारा 17 इतनी कहती है कि ऐसी जांच से यह साबित हो जाता है कि यथास्थिति परिशांति कायम रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में वह जांच की गई है पृथ्वी सहित या रहित वन पर निष्पादित करे, तो मजिस्ट्रेट तदनुसार आदेश देगा कि नंबर 1 इसमें प्रोवाइडो देखिए, परंतु किसी व्यक्ति को उस प्रकार से भिन्न प्रकार की या उस रकम से अधिक रकम की या उस अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रतिभूति देने के लिए आदिष्ट नहीं किया जाएगा, और जो धारा 111 के अधीन दिए गए आदेश में विनिर्दिष्ट है, ये कहा गया है। अब इसके बाद जो धारा 118 कहती है उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई है। मतलब जिस व्यक्ति के बारे में इतला दी गई थी, अब उसका 116 में जो जांच हुई, अगर वो जांच सही पाई गई तब तो हम उन्हें बंद पत्र देंगे, निष्पादन करने का आदेश देंगे कि भैया आप अपने जमानत पत्र ला के दीजिए, उसकी जमानत दीजिए। अब वो जांच में ऐसा कुछ पाया ही नहीं गया, तब क्या होगा? तब धारा 118 ये कहती है कि उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई थी। धारा 118 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इतला दी गई। अब जो धारा 116 की जांच हुई, धारा 116 की जांच से यह साबित नहीं हो पाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में ये जांच हुई थी कि अब वाकई में उसने ऐसा कुछ किया है या ऐसा कुछ हुआ है उसके द्वारा, और ये जब साबित नहीं हो पाता है तब उस व्यक्ति को हम उन्मोचित कर देंगे, मतलब डिस्चार्ज कर देंगे। डिस्चार्ज क्या होता है, एक्विटल क्या होता है, कन्विक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे ये सारे शब्द आएंगे तब हम कहेंगे। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि उन्मोचन हिंदी में कहेंगे, और इसका मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कुछ मामला ही नहीं बनता है, कुछ ऐसा आधार ही नहीं बनता है कि जिसके लिए हम आगे कार्रवाई करें। अब जो धारा 116 की जांच से साबित नहीं होता है, तो ऐसा व्यक्ति अभिरक्षा में है, तो छोड़ देंगे, या उसे उन्मोचित कर देंगे।
अब उस अवधि के बारे में, जिस अवधि के लिए अपेक्षित प्रतिभू अपेक्षित की गई है, उसका प्रारंभ। अब जो हम ये इतनी देर से सिक्योरिटी, श्योरिटी और बॉन्ड ले रहे हैं, इसकी ड्यूरेशन स्टार्ट कब से होगी? धारा 119 कहती है जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ। अब जो आदेश हुआ था हमारा, यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में प्रतिभूति की अपेक्षा करने वाला आदेश धारा 106 या धारा 117 के अधीन दिया जाता है, ऐसे आदेश दिए जाने के समय कारावास के लिए दंडादेश है। यह आदेश भुगत रहा है तो वह अवधि जिसके लिए ऐसा प्रतिभूति की अपेक्षा की गई है, दंडादेश के अवसान पर प्रावधान हो। धारा 120 कहती है बंद पद की अंतर्वस्तु, मतलब कंटेंट ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा। धारा 120 में ये बताया गया कि बॉन्ड के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो बॉन्ड के अंदर ये होगा कि आपको प्रशांति कायम रखने या सदाचारी रहने के लिए आबद्ध करेगा और बाद की दशा में कारावास दंडनीय कोई अपराध करना या करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण करना चाहे वह कहीं भी किया जाए, बंद पद का भंग माना जाएगा। अब बंद पद में वो सारी चीजें लिखी होंगी कि आप ये किसके लिए, किस कारण से आप बंद पत्र दे रहे हैं, इसकी अवधि क्या होगी, और ये इसका हम वॉल्यूशन कर दें तो क्या होगा। ये सारा हमारा धारा 120 में दिया गया है। और आज के चैप्टर में यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 9, जो कि सीआरपीसी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप फैमिली कोड में प्रैक्टिस करते हैं, किसी में एक्टिव प्रैक्टिस में और फैमिली कोड का काम देखते हैं, तो आपके पास 125-3 के मुकदमे अवश्य होंगे। और इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं जुडिशरी के लिए भी और अदर के लिए भी। तो अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले में हम देखेंगे चैप्टर 9, पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश, जो कि चैप्टर का नाम है। इसमें हम देखेंगे और हमारा पहला सेक्शन होगा सेक्शन 125, जो कि पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे का वीडियो हम कल जब आएगा तब उसमें देखेंगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।